अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट। हमारा चैनल हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह करंट अफेयर्स के मुतालिक हम आपसे बात करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। आज का हमारा मौजू बहुत अहम मौजू, ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला। आज हमने ये डिस्कस नहीं करना कि ये हमला होगा, हमला नहीं होगा, हमला कैसे होगा, किस तरह होगा, कब होगा। हमारा असल मौजू ये है कि क्या ये हमला सिर्फ ईरान के लिए है या इसमें आसपास के दूसरे ममालिक के लिए भी कोई मंसूबा पोशीदा है। चलिए हम सीधा अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हो क्या रहा है। अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा, जिसका नाम अब्राहम लिंकन है, इसको साउथ चाइना सी से, साउथ चाइना का समंदर है, असल में इसको तैनात किया गया था साउथ चाइना सी में, ताकि चीन को ताइवान के ऊपर हमले से रोका जा सके। इसकी मुस्तकिल तैनाती वहां पे काफी असास थी। ये साउथ ची से निकला, अब नए मलाका से होता हुआ बहरे हिंद में श्रीलंका और भारत को पीछे छोड़ता हुआ चलते चलते इस वक्त अम्मान के करीब लगना अंदाज है। अपनी तरफ से तो अमेरिका ने इसकी लोकेशन पोशीदा रखी थी, लेकिन चाइना के सैटेलाइट्स ने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की हेल्प की थी पाक इंडिया जंग के हवाले से, उसी तरह चाइना ने लोकेशन जो है इसकी वो उसके साथ शेयर कर दी। ईरान इस हवाले से काफी हद तक अब बेहतर पोजीशन है। तो अगर हम इस बहरी बेड़े यानी कि अब्राहम लिंकन की बात करते हैं तो अम्मान के पास गल्फ ऑफ अम्मान के करीब ये इंटरनेशनल पानी में खड़ा है क्या ये निमिट्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि एटमी ईंधन के जरिए चलता है। इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। इसकी आप अंदाजा इससे कर सकते हैं कि इसके ऊपर इस वक्त जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसकी मदद से ये 20 से 25 साल तक बगैर कहीं रुके, बगैर दोबारा ईंधन लिए तमाम दुनिया में घूम फिर सकता है। इसकी रफ्तार आम जो बहरी जहाज हैं या जो कमर्शियल शिप्स होते हैं उनकी निस्बत इसकी ज़्यादा होती है। उनकी रफ्तार अमूमन 18 से 22, बहुत हद तक 24 नॉट तक होती है, जबकि इसकी रफ्तार 30 नॉट तक है तकरीबन। अगर हम ज़मीनी स्पीड की बात करें तो ये तकरीबन 56 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर आवर के करीब ये बनती है। और ये किसी बहुत बड़े बहरी जहाज के लिए या बहरी बेड़े के लिए बड़ी स्पीड होती है समुद्र के अंदर। जैसे मैंने बताया कि ये 20 से 25 साल तक सरगर्दा रह सकता है समंदर के अंदर। तो इसकी अगर हम ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ऑपरेशनल रेंज तो फिर इसकी लामहदूद है, जहां मर्जी जाए, जितना मर्जी जाए, जितना मर्जी फासला तय करता रहे। अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं तो ये तकरीबन 77 मीटर 77 मीटर चौड़ा है, जबकि 333 मीटर 333 मीटर इसकी लंबाई है। इसका वजन तकरीबन 1 लाख टन के करीब है। और इसे अगर हम कहें कि ये एक तैरता हुआ हवाई अड्डा है या जिसको हम फ्लोटिंग एयरबेस कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर हम इसके ऊपर कैपेसिटी में जाएं तो इसके ऊपर 70 से लेकर 90 तक मुख्तलिफ किस्म के हवाई जहाज, जो लड़ाका हवाई जहाज हैं, और जो इसके अलावा आप इसको कह सकते हैं हेलीकॉप्टर्स हैं, जासूसी के जो तैयार हैं, ये मुख्तलिफ तादाद में खड़े हो सकते हैं। इस पर FA-18 F-15 हो गए, हॉक आई तैयारे हैं इसके ऊपर, ग्रोलर MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं इसके ऊपर। इस पे मतलब तादाद की अगर हम बात करें तो ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये 70 से लेकर 90 के दरमियान ये वेरी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस किस्म के जहाज ज्यादा खड़े किए गए हैं। अगर हम इसके ऊपर लदे हुए मुख्तलिफ मिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो जैसे टॉम हॉक मिसाइल, इसकी बेसिकली आप ये समझ लें कि जो बहरी बेड़ा होता है ये बेसिकली हमलावर नहीं होता। हाँ, लेकिन ये हमला करने के लिए आपको एक ऑपरेशनल एयर बेस जो है ये प्रोवाइड करता है हर जगह के ऊपर। लेकिन ये इसके साथ जो बहुत सारे मुख्तलिफ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ शिप्स होते हैं, जो कॉर्वेट्स क्लास के होते हैं, जो
मुख्तलिफ जो क्लास के जो उसके साथ शिप होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स वगैरह, उनकी जो मुख्तलिफ तादाद है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के हमला करने के लिए जो आलात हैं और जो असलहा है वो होता है। इसके ऊपर सी स्पैरो, ESSM रैम मिसाइल सिस्टम है, फेलेंक्स CIWS जिसको हम कहते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम, वो इसके ऊपर इंस्टॉल होता है। इसके ऊपर एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन जो दिफा का निज़ाम है वो इसके ऊपर होते हैं, ताकि ये अपना कम अज़ कम दिफा कर सकें। बहरहाल इसके दिफा के लिए और इसकी मदद से हमला आवर होने के लिए बहुत सारे दूसरे जो शिप्स हैं वो इसके साथ जिस मुल्क पे हमला आवर होना होता है तो वो मौजूद होते हैं। अगर हम इसके ऊपर अमले की बात करें तो आप हैरान होंगे कि 5000 से ज़ायद लोगों का अमला इस पर हर वक्त मुतय्यन होता है। 5000 से ज़्यादा लोगों का, जिनमें अगर हम कहें कि जहाज़ का अमला जो जहाज़ को चलाता है वो तकरीबन 3200 से ज़ायद लोग होते हैं। इसी तरह जो एयर विंग का स्टाफ इसके ऊपर होता है, जो हवाई जहाज़ों को उड़ने में हेल्प देता है, उतारने में हेल्प देता है, पार्किंग में हेल्प देता है, तो वो उसका अमला भी 2000 से ज़्यादा लोगों का होता है। तो आप ये समझें कि इस वक्त तकरीबन 5200 से लेकर 6000 के करीब लोग जो है वो इस वक्त इसके ऊपर तैनात हैं। इसे अगर आप ये कह लें कि एक छोटा सा चलता फिरता शहर, तो ये बजा होगा बिल्कुल। फिर इसके ऊपर अगर हम सिस्टम्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया इस पे जहाज होते हैं, इसका अपना अमला है। तो ये अमला करता क्या है, इसके ऊपर रडार सिस्टम है, कमांड सिस्टम है। रडार सिस्टम के अलावा ये सैटेलाइट के साथ लिंक्ड होता है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसके ऊपर इंस्टॉल किया गया होता है, ताकि दुश्मन के इलाके या दुश्मन के जहाज़ों को सैटेलाइट्स की मदद से ये और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सके। पूरे बहरी बेड़े के से जब हम बात करते हैं तो पूरे बहरी बेड़े से मुराद ये होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने जहाज के अमले को कंट्रोल कर रहा होता है, बल्कि इसके आसपास जितने भी शिप्स होते हैं जो हमलावर होते हैं या जो एंटी ड्रोन या एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस होते हैं, तो वो तमाम का जो कंट्रोल सेंटर है, कमांड और कंट्रोल सेंटर, वो सारा का सारा इसी जहाज पर होता है। अगर हम स्ट्रेटेजिक जो अहमियत की अगर बात करें तो अमूमन ये कहा जाता है कि इस तरह के बहरी बेड़े जब मूव करते हैं तो ये एक पैगाम भी होता है, हमला तो करना ही होता है, लेकिन इनके साथ अमूमन हमने किसी दूसरे मुल्क पर अभी तक हमला आवर होते दूसरी जंग अज़ीम के बाद प्रॉपरली हमने देखा नहीं है। या हम वेनेजुएला की जब बात करते हैं तो वेनेजुएला के ऊपर भी तो एक्चुअली इसके साथ तो हमला नहीं किया गया, लेकिन हाँ इसके साथ जो मौजूद मुख्तलिफ शिप्स थे उनके साथ हमला किया गया। तो यहाँ जो अब्राहम लिंकन है या इसी तरह जॉर्ज बुश है या बहुत सारे दूसरे जो इनके बहरी बेड़ी हैं, तो असल में ये जहाँ जाते हैं तो ये बेसिकली अमेरिका का एक पैगाम होता है कि भाई मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं संजीदा हूँ और मेरी बात मानो। असल ये ताकत का इजहार होता है। तो अब्राहम लिंकन जहाँ पहुँच जाए तो उसका मतलब तो वाज़ेह हो जाता है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाने में यहाँ पे इसको लेके आया है। इसीलिए मशरिक़ वस्ता हो जाए, जो भी चीन के समंदर में हो जाए या कोरिया के करीब अब्राहम लिंकन की तैनाती हो, तो ये बेसिकली दुनिया में एक खबर के तौर पर सामने आता है। अगर हम ये देखें कि क्या ये ईरान के ऊपर हमला करने के लिए ही सिर्फ आया है, मेरा ज़ाती तौर पर जो ख्याल है कि अमेरिका मुआशी तौर पर ईरान को बिल्कुल मुज़म्मिल या कमज़ोर करने के हवाले से यहाँ पे आया है। वो फौरी तौर पर किसी भी तौर पर ईरान पर हमला करने के हवाले से मुझे नजर नहीं आता। अमेरिका मजीद अपनी ताकत यहाँ पे जमा करेगा, आने वाले दिनों में इंतजार करेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा और इससे पहले भी जो मैंने आज से 2 हफ्ते पहले जो ब्लॉग किया था उसमें भी मैंने आपसे यही जिक्र किया था कि अमेरिका मुझे हमला फौरी तौर पर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये असल में इसराइल को इस पूरे इलाके का थानेदार बनाने के हवाले से आया हुआ है। पाकिस्तान हो गया, सऊदीया है या तुर्की है, तो इनका जो एक दिफाई सिस्टम हमें नजर आ रहा था, इसकी पूरी कोशिश थी कि इसको किसी तौर पर ख़त्म किया जाए या इसको बनने ही न दिया जाए। तो अब जो कल खबरें आई हैं वो आपके सामने हैं कि सफारती ज़राए ने, जो सऊदी सफारती ज़राए हैं, उनके हवाले से जो खबरें सामने आई हैं, तो ये बात वाज़ेह की गई है कि जैसे पाकिस्तान और सऊदीया का मामला है दिफाई मुआहदे के हवाले से, तो तुर्की को इसमें फ़िलहाल शामिल नहीं किया जा रहा है।
ईरान को सामने रखकर इलाके में लंबे क़याम का मंसूबा बनाया गया है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को आप जानते हैं कि आजकल तारीफों के पुल बांधकर और तारीफों की एक बहुत बड़ी पकड़ जो है वो पाकिस्तान के जो सर के ऊपर उन्होंने रख दी है अमेरिका ने, और शो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तो उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल मुल्क है। लेकिन ये मैं बता दूं कि मुझे आने वाले दिनों में भारत दोबारा अमेरिका की आंख का तारा बनता हुआ नजर आ रहा है। हम तमाम लोगों को बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ईरान पर हमले किए जाएंगे। असल में ऐसा नहीं है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, चीन और आसपास के खित्ते के तमाम ममालिक को ये बावर कराने के लिए है कि इस इलाके का थानेदार अब इसराइल है। जो इसराइल कहेगा वही होगा, और इसराइल की हर बात को इंप्लीमेंट करने के लिए अमेरिका का बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन तो अवेलेबल है, और हो सकता है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी कुछ दिनों में यहाँ पर पहुंच जाए। फर्ज करते हैं कि ईरान के ऊपर हमला हो भी जाता है और ईरान को हरा भी दिया जाता है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये बहरी बेड़ा सिर्फ ईरान के हवाले से यहाँ आया था? ऐसा हरगिज़ नहीं। ये मुझे लगता है कि अब ये मुस्तकिल पड़ाव यहीं पे डाले रखेगा और पाकिस्तान को, सऊदीया को, पूरे गल्फ को, हत्ता के इंडिया तक के सारे इलाके को ये मॉनिटर करने के लिए होगा। पाकिस्तान का जो सी पैक है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो आप जानते हैं कि सी पैक है, ये उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करने के हवाले से मुझे नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से सी पैक का रूट जो है यहाँ से कट डाउन किया जाए। मेरा मौकफ भी आपको अजीब लग सकता है क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे ये वाला मौकफ सामने नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जितनी तहकीक की है मुझे तो ये ऐसे ही लग रहा है। असल बात क्या है? असल बात तो ये वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान असल में आप जानते हैं कि ईरान की निस्बत इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और वो खतरा पाकिस्तान की एटमी सलाहियत है जो इसराइल को हर वक्त मुस्तरब किए रखती है। आप जानते हैं कि अमेरिका एक जिन है, एक भूत है और एक ऐसी चुड़ैल है जो पूरी दुनिया का लहू पीना चाहती है, लेकिन इसकी जान किस में है? इसकी जान इसराइली तोते में है। और अमेरिका जो एक बहुत बड़ा शैतान इस वक्त बन के हमारे सामने नजर आ रहा है, इसकी अपनी जान जिस तोते में है, जैसे मैंने कहा, वो इसराइल है, और ये उस तोते को बचाने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएगा, और ये आने वाले दिनों में आपको ये चीज नजर आएगी। इस हवाले से जो एक छोटा सा कोर बनता है, जो हम एक छोटी सी बात कर सकते हैं, आप भी इस पर गौर कीजिएगा कि इस वक्त इसराइल मालिक बना हुआ है पूरी दुनिया का। इस वक्त इसराइल मालिक बना हुआ है पूरी दुनिया का। अमेरिका उसके मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहा है। यूरोप का जो इस वक्त तमाम ममालिक हैं वो इसके वर्कर्स हैं, इसके मजदूर हैं, इसके मैकेनिक हैं, इसके हेल्पर्स हैं, और ये उन तमाम की मदद से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। ये इस वक्त सिस्टम की लड़ाई है, और ये सिस्टम इस वक्त मुसलमानों को एक तरफ कर चुका है, ईसाइयत को एक तरफ कर चुका है, यहूदियत को भी एक तरफ कर चुका है। ये जो इस वक्त लड़ाई है, ये इस वक्त निज़ामों की लड़ाई है, और ये दो निज़ामों की लड़ाई, इसराइल के मुआशी निज़ाम या जिसको हम अमेरिकन मईशत कहते हैं, ये उसकी लड़ाई, और ये चाइना की मईशत से लड़ाई है। देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है और ये किन ममालिक को अपने लपेट में लेती है। इस वक्त बज़ाहिर पाकिस्तान, गल्फ, ईरान, ये सारे का सारा इस लड़ाई का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहा है। वेनेजुएला पर भी अगर उस्ताद टूटी है तो उसके पीछे भी चीन और अमेरिका की लड़ाई इसराइल ही की वजह से है। ये किसी भी सूरत में अपनी मईशत को छोड़ें, मुआशी जंजीरों को जिससे इसने पूरी दुनिया को बांध रखा है, ये आज़ाद करने के चक्कर में नजर नहीं आता। देखते हैं कि चीन इसको कितनी टक्कर देता है। आने वाले दिनों में हम इस मामले पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।